Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। और टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं आयनिक सॉलिड, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बॉर्न-हार्बर साइकिल। इसके द्वारा हमने सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं वो हमने कंप्लीट किया था, और बॉर्न-लैंडे इक्वेशंस भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे बॉर्न-मेयर इक्वेशन, जो कि बॉर्न-लैंडे इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब बॉर्न-लैंडे इक्वेशन और बॉर्न-मेयर इक्वेशन में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो इसके बेसिस पे जो बॉर्न-मेयर इक्वेशन है इसमें क्या डिफरेंट है। बॉर्न-मेयर इक्वेशन में इट शोड दैट E अपॉन माइनस R ऑब्लिक Q। इसके लिए जो हम E की वैल्यू है वो बॉर्न-लैंडे इक्वेशन में हम बताते थे 1 अपॉन R की पावर n। इसकी जगह यहाँ पर हम बता रहे हैं E माइनस R अपॉन रो। रो क्या है? रो इज द कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। इट गिव्स ए बेटर रिपल्शन टर्म देन 1 अपॉन R की पावर n। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बॉर्न-मेयर इक्वेशन है वो इम्प्रूव्ड रिपल्शन शो करता है। वहाँ पे हम रिपल्शन को एक बेटर तरीके से दिखा रहे हैं। यूजिंग दिस इम्प्रूव्ड रिपल्शन टर्म लीड्स टू बॉर्न-मेयर इक्वेशन। इसी को हम कह रहे हैं बॉर्न-मेयर इक्वेशन, जो कि ऑलमोस्ट बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के जैसी ही है। इसमें जो थोड़ा सा चेंज आया है उसको हम पहले बॉर्न-लैंडे इक्वेशन में एक बार देख सकते हैं। बॉर्न-लैंडे इक्वेशन में क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास। इसको लैटिस एनर्जी से हम यहाँ शो कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n। और जब हमने इसको बॉर्न-मेयर इक्वेशन में दिखाया है तो यहाँ हम शो कर रहे हैं 1 माइनस रो अपॉन r o। तो इस तरह से ये जो थोड़ा सा चेंज है ये शो करता है इसके इम्प्रूव्ड रिपल्शन को। रो इक्वल्स टू 30 pm work well for alkali metal halides and other simple cases where R0 values are in picometer. PM is equal to picometer. Further refinement involves term for van der Waal, which is dispersion. तो van der Waal जो एनर्जी है उसके लिए और इवोल्यूशन ऑफ द 0 पॉइंट एनर्जी, इनका फर्दर रिफाइनमेंट हम कर सकते हैं इन टर्म को आगे यूज करने के लिए। तो ये हो गई हमारी बॉर्न-मेयर इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपुसिंस्की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर डेटा, हमारे पास अगर डिटेल स्ट्रक्चर डेटा नहीं है तो इस इक्वेशन से हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बाद हमने इनका कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए यूज किया गया है वो है लैटिस एनर्जी U इक्वल्स टू 1.202 इंटू 10 की पावर 5 VZ प्लस Z माइनस अपॉन R प्लस R माइनस, और ब्रैकेट में है 1 माइनस 34.5 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। R पॉजिटिव R नेगेटिव, दीज आर द आयनिक रेडियाई इन पिकोमीटर, एंड V इज द नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला यूनिट। एग्जाम्पल के लिए जो V को हम बता रहे हैं, इट्स अ नंबर ऑफ आयंस फॉर्मूला पर यूनिट। NaCl के लिए ये होंगे 2, क्योंकि एक आयन है Na प्लस और दूसरा है Cl माइनस। कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या हुआ, एक कैल्शियम प्लस 2 और दूसरा 2Cl माइनस, तो टोटल 3 आयंस हुए। इस तरह से इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं। इक्वेशन हैज बीन यूज्ड विद आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस, जो जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं उनके लिए जनरली इक्वेशन यूज की जाती है, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं देयर थर्मोकेमिकल रेडियाई इन विच द आयंस आर ट्रीटेड एज स्फीयर्स। जो आयंस हैं उनको एज ए स्फीयर माना जाए तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल्स लिए, आयन हमने लिया, नाइट्राइट हो सकता है, ब्रोमिक ऑक्साइड हो सकता है, आइडो ऑक्साइड्स हो सकते हैं, बोरोन के फ्लोरेट्स हो सकते हैं और कार्बोनेट्स हो सकते हैं।
इन सब आयन में हम देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव आयन है उसके लिए जो त्रिज्या है वो कितनी है, रेडियस पिकोमीटर में 189 से लेकर 191, 249, 228, 185। और इसी तरह से ये अदर हमारे पास आयंस हैं, सल्फेट्स है, क्रोमेट है, बेरिलियम के फ्लोरेट है, बोरॉन के ऑक्साइड्स हैं, और ये हमारे फॉस्फेट्स वगैरह के जो आयंस हैं, इन सब के लिए हम निकाल सकते हैं, इनको एज ए स्फीयर मानते हैं। तो इस इक्वेशन से हम इनके लिए निकाला जा सकता है लैटिस एनर्जी। और जो हमने ये जो डेटा लिए हैं ये इस बुक से लिए गए हैं जो यहाँ शो की गई हैं, लैटिस एनर्जी फॉर आयनिक सॉलिड्स। और सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, गाइड ऑफ एडवांस स्टडी एल्जेवियर की। तो यहाँ से आप इसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से हम बता सकते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, मान लो हमने कोई कंपाउंड लिया MX। इस कंपाउंड में हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है वो है M प्लस, जो गैसेस स्टेट में है नेगेटिव आयन है X माइनस। और दोनों के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, इनको गैसेस स्टेट से जब आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एज ए सॉल्यूशन हम इनको मान रहे हैं कि हमने इनको कुछ एंथैल्पी दी है डेल H जो हीट है, उसके बेसिस पे इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने लिया है L इक्वल्स टू डेल HM प्लस डेल HX माइनस प्लस U0। तो इन सब को मिला के ही हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये हमारे पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है पॉजिटिव आयन के लिए भी होगी, नेगेटिव आयन के लिए भी होगी, उसके अलावा लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सेकंड ये है कि फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन के लिए गिब्स एनर्जी हमें निकालनी आनी चाहिए। तो गिब्स एनर्जी के लिए हमने क्या किया, डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस टी डेल S इक्वल्स टू, जो L माइनस टी डेल S लिखा, हमने क्या किया डेल H की वैल्यू ऊपर से यहाँ नीचे रख दी है। हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो और जो हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी के अलावा लैटिस एनर्जी है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो। तो हमारे पास जो U आ रहा है डेल H जो एंथैल्पी है वो इक्वल्स टू L होगी। तो इस तरह से RT ln KSP इक्वल्स टू माइनस L T डेल S इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी को निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन एनर्जी क्या होती है, किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यदि जल को हम विलायक के रूप में लें तो जो जल के अणु हैं उनके चारों ओर शेल का निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं जल योजन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तथा जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल लिया लिथियम, लिथियम जो कि गैसेस स्टेट में है, इसके चारों ओर हम देख सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल ने इनको अच्छे से घेर रखा है। तो घेरने की वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे एक तो दो स्फीयर हो गए, प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर, एक है सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर। तो ये हम जानते हैं कि जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें धन आवेश जो होते हैं H परमाणुओं तथा ऋण आवेश ऑक्सीजन परमाणुओं पर पाया जाता है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार होगा क्या, आंशिक रूप से जो धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के माध्यम से जल अणु ऋणायनों को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल आयन पर आवेश तथा उसके आकार पर निर्भर करता है। जितना आकार कम होगा आवेश उतना ही अधिक होगा और आयन उतने ही अधिक प्रबल बल से जल के जो अणु हैं उनको आकर्षित करेंगे। तो सभी आयन बहुत से जल अणुओं द्वारा चारों ओर से एक साथ आकर्षित होते हैं, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, चारों ओर एक गोलाकार एरिया बन जाता है
जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर, जिसकी हम बात कर रहे थे। प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर होगा। जल के कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जो ऋणायन या धनायन से सीधे बंध नहीं बनाते हैं, उसके बजाय वो क्या करेंगे, जल योजन क्षेत्र के जो जल अणु हैं उनके माध्यम से बंधित होते हैं। उनके माध्यम से बंधित होने से क्या होगा, एक और वहाँ पर स्फीयर बन जाएगा, जिसे हम सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र। द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र में हाइड्रोजन बंध मुख्य क्षेत्र की अपेक्षा थोड़े दुर्बल होंगे और अन्य जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंधों से थोड़े से प्रबल होंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, मुख्य तथा प्रथम तथा द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र के जल के अणु जो किसी धनायन के लिए अंदर तथा बाहरी गोलों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम बताते हैं डेल एच इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर जो r है रेडियस, वो किसके इक्वल होगी, u0 इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस अपॉन r माइनस, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हमें चाहिए डेल एच एम प्लस डेल एच एक्स माइनस इक्वल्स टू 1 upon r plus r minus. तो in general, different in ionic size favor the solubility in water. Ionic compound Mx tend to be more soluble when Rx minus Rm equals to ये 0.8 से भी कम हो उस केस में। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये हमने देखा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंस इन डेल एच बिटवीन द एनायन एंड कैटायन, इनके बीच डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस दिया गया है। तो इसके आधार पर हम सॉल्यूशन एनर्जी बता सकते हैं। कोरिलेशन बिटवीन डेल एच सॉल्यूशन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द हाइड्रेशन ऑफ द एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन एनर्जी कंप्लीट किया है। और हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम का आयनिक आवेश होता है वो सोडियम से अधिक होता है, आकार कम होता है, तथा मैग्नीशियम का आयनिक विभव है वो सोडियम से अधिक होता है, जिसके कारण मैग्नीशियम आयन जल अणुओं को अपनी ओर अधिक बल से आकर्षित करते हैं और मैग्नीशियम प्लस का जो जल योजन मान है वो सोडियम की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर ये सारे हमने दिए हैं, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, फर्स्ट उसके जो क्षारीय हमारे पास क्षार हैं, और उसके बाद के जो +2 आयंस वाले क्षार हैं उनकी जो वैल्यू होती है जल योजन की वो इसके कंपैरिजन में अधिक होती है। तो यहाँ पर ये हम कंप्लीट कर रहे हैं जल योजन या विलायकन ऊर्जा। इसको आयनिक आवेश, आयनिक आकार और विलायकन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और खाली कक्षकों की जो उपलब्धता है उसके बेसिस पे भी थोड़ा इसमें चेंज आता है। थैंक यू स्टूडेंट, ये टॉपिक आज हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं।